साथियों, जिन मूल निवासी महापुरुषों ने, राष्ट्र पुरुषों ने और राष्ट्रमाताओं ने हमारे लिए संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया, समर्पण किया, ऐसे सभी मूल निवासी महापुरुष, राष्ट्रपुरुष, राष्ट्रमाता, इन सभी को आपके सामने विनम्र अभिवादन। आज 9 दिसंबर 2020 राजस्थान का दूसरा राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के आज के उद्घाटक, मुख्य अतिथि, विशेषातिथि, वक्तागण, वामसेप और सहयोगी संगठनों के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, हितचिंतक और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक अपने जो श्रोता भाई बहन हैं, उन सभी का इस राज्य अधिवेशन में स्वागत। साथियों, वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 37वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन, वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 25 दिसंबर 2020 से दिनांक 29 दिसंबर 2020 तक संपन्न होने जा रहा है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत यह राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ राजस्थान का दूसरा राज्य अधिवेशन आज संपन्न होने जा रहा है और इसका मैं समारोप करने जा रहा हूँ। साथियों, इस अधिवेशन के लिए 3 विषय रखे हैं। इसमें सबसे पहला विषय है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण लागू करके मूल निवासी बहुजन समाज को संविधान द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण को समाप्त करने का शासक जाति का षड्यंत्र, एक गंभीर विश्लेषण। इसके साथ और एक विषय जोड़ दिया है, नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकार से वंचित कर उनका भविष्य खत्म करने का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। और एक तीसरा भी विषय है कि मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, अधिकारी, कर्मचारी एवं कामगारों का राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बनाए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज अर्थात SC, ST, OBC, NT और माइनॉरिटी इनकी भावी पीढ़ी के हक एवं हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ना संभव नहीं होगा। ये 3 विषय पर चर्चा यहाँ हो रही है। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी विषय, अपनी अपनी बातें यहाँ रखी है। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, खासकर जो अधिकारी वर्ग है, इन पढ़े लिखे और अधिकारी वर्ग का और साथ साथ समाज का प्रबोधन एवं जागरण करने के लिए यह 3 विषय यहाँ रखे हैं। आज की तारीख में जो हमारी समस्याएं हैं, जब तक हमारी समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर, जब तक हमारी समस्याओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं होगी, उनको नेशनल इशू में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उनके समाधान के बारे में कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए पहले हमारे जो राष्ट्रीय इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, राष्ट्रीय समस्या है, नेशनल प्रॉब्लम है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए ये जो विषय है भारत के सभी राज्यों में चर्चा के लिए ले जा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहला विषय है साथियों कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, दैट इज LPG लागू करके मूल निवासी बहुजन समाज को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, प्रदत्त मत प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण को समाप्त करने का एक षड्यंत्र। अभी इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नंबर 1, इसकी पार्श्वभूमि। ये जो LPG है
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड, इसकी पार्श्वभूमि पहले देखनी होगी। दूसरा है एक्चुअल एलपीजी है क्या, व्हाट इज रियली एलपीजी इज। और तीसरा, अभी हाल में लॉकडाउन में 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो मुद्दा है कि 1902 से लेकर 1990 तक ब्राह्मणों की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने सबसे पहले आरक्षण का विरोध किया। वो पहले विरोध करते हैं। उनका दूसरी विशेषता है कि विरोध करने के बाद भी अगर लागू हो रहा है तो कंफ्यूजन पैदा करो। आरक्षण के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन उन्होंने पैदा किया है। और तीसरा है कि आरक्षण का अमल करने हेतु कोई कानून ना बनाना, और फिर भी कुछ आरक्षण बचता है तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने निजीकरण का, अर्थात निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की है। तो सबसे पहले जो विरोध है साथियों, अगर इसको हम देखते हैं, जो लोग हमारे भारत के संविधान के अनुसार जिनको आरक्षण मिला, आरक्षण के आधार पर जिनको शिक्षा मिली, स्कॉलरशिप मिली, नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, बंगला, गाड़ी, सूट, सफारी, मान सम्मान सब कुछ मिला, उन लोगों को पहले ये बात जाननी चाहिए कि शासक जातियों ने डायरेक्ट निजीकरण नहीं किया है। निजीकरण के पहले उन्होंने 3 स्टेप की है। नंबर 1, विरोध किया आरक्षण का। नंबर 2, फिर कंफ्यूजन पैदा किया आरक्षण के बारे में, और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आरक्षण लेने वालों में पैदा किया। और तीसरा, कानून नहीं बनाया, इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट जानबूझकर नहीं बनाया, और फिर जाकर उन्होंने निजीकरण का मामला शुरू किया। सबसे पहले 19 अक्टूबर 1882 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने लिखित रूप में विक्टोरिया रानी के सामने ये मेमोरेंडम रखा था कि संख्या के अनुपात में हमें नौकरियां होनी चाहिए। तब चिपलूणकर नामक ब्राह्मण ने इसका विरोध किया था। फिर 26 जुलाई 1902 को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, अर्थात करवीर, अर्थात कोल्हापुर महाराष्ट्र में 4 जातियों को छोड़कर 50% रिजर्वेशन दिया था, जिसमें ब्राह्मण को छोड़ा था, पारसी को छोड़ा था, प्रभु को छोड़ा था और कायस्थ को छोड़ा था। और ये 4 जातियां छोड़कर सभी को 50% आरक्षण घोषित किया था। तब एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर नामक सांगली के एक वकील ने, ब्राह्मण वकील ने इसका विरोध किया था। जब 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया तो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भास्करराव जाधव, इन्होंने हमारी जाति की संख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए विधिमंडलों में, इसके लिए मेमोरेंडम दिया। और इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया, और वो भी गाली देकर किया। फिर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन का स्वागत बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, SD सिंह चौरसिया ने किया, सर छोटूराम चौधरी ने किया, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस और कांग्रेस के जो चेले चपाटे थे उन्होंने किया, और सबसे ज्यादा विरोध लाला लजपत राय ने किया। इसके बाद जब 1932 को 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, जाति के आधार पर, जाति की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व डिक्लेयर किया, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन उपोषण शुरू किया। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ झगड़कर अधिकार प्राप्त किए थे, उन अधिकारों को छीनने के लिए उन्होंने
आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब ने जो संघर्ष करके अधिकार प्राप्त किए थे उनको छीन लिया। फिर जब 1946 में संविधान सभा में चुनकर जाने की बात आई तो कांग्रेस, गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सारे लोगों ने बाबा साहब किसी भी सूरत में संविधान सभा में चुनकर नहीं आनी चाहिए इसकी व्यवस्था की, रणनीति बनाई, षड्यंत्र किया। मतलब हमारे हक और अधिकार को, प्रतिनिधित्व को वो लगभग 1882 से विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भी नेहरू वाराणसी गए और वहां उन्होंने ब्राह्मणों से अपना राज्याभिषेक करवाया। और जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी वाराणसी गए और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहली बार गंगा नदी में 200 ब्राह्मणों के पैर धोए और जो पानी आया पैर धोने के बाद वो पिया, तीर्थ समझकर। और उसी समय रामलल्ला की मूर्ति मतलब 1949 में उन्होंने बाबरी मस्जिद में रखी। फिर जब 29 जनवरी 1953 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर अर्थात काका साहेब कालेलकर ये ओबीसी के लिए एक कमीशन गठित किया तो उसका भी विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 6 दिसंबर 1956 को विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो कमीशन है वो खारिज कर दिया जो ओबीसी के लिए था। फिर 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन की नियुक्ति की, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को उनका अध्यक्ष बनाया जो बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर और एमपी रहे थे। आज तक मंडल की कोई सिफारिशें ओबीसी के लिए लागू नहीं की। यह मंडल का रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आया और 1981 में कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता करके हिंदू एकता यात्रा निकाली जिसके लिए निर्मला देशपांडे और वसंत साठे इनका उपयोग कांग्रेस ने किया, बाला साहब देवरस के पास भेजे और समझौता के तहत हिंदू एकता यात्रा निकाली। इन सारी बातों का उद्देश्य यह था कि ओबीसी की जागृति को रोका जाए। फिर 1982 को पहला आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ और गांधी के पुतले को तिलक लगाकर यह आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और इसका सरकारी दस्तावेज है, सबूत है कि न्यायाधीश दवे समिति का रिपोर्ट है कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया था आरक्षण के विरोध में और इसका उद्देश्य था ओबीसी की जो जागृति बढ़ रही है उस जागृति को रोकना और ओबीसी की यह जागृति बढ़ाने का काम वामसिप के द्वारा किया जा रहा था। ओबीसी की जागृति बढ़ रही थी तो इस जागृति को रोकने के लिए फिर उन्होंने तीसरा षड्यंत्र किया। 25 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जो जनरल अरुण कुमार वैद्य था जो पूना का था, जूनियर था, डेप्यूटी भी नहीं था, उसको वहां बुलाया और जनरल कुमार सिन्हा भूमिहार ब्राह्मण था उसको वहां से हटाया और जनरल सुंदर जी को सुवर्ण मंदिर पर भेजा। सुवर्ण मंदिर के अंदर सैनिक घुस गए और पहली बार भारत की मिलिट्री में विभाजन हुआ क्योंकि मिलिट्री में 17% सिख थे। इसका गुस्सा उतारने के लिए सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को खत्म किया। एक रामदासी सिख और एक मजहबी सिख था और इसका रूट कॉज है मंडल कमीशन। मतलब ओबीसी की जागृति रोकना यही उद्देश्य है।
और किसी को भी प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण ना मिले, ये उनका उद्देश्य। फिर 84 से लेकर 89 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। बनवारीलाल पुरोहित द्वारा आरएसएस के साथ समझौता किया और राजीव गांधी को इस चुनाव में 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले, क्योंकि सिखिज्म वर्सेस हिंदुइज्म ये झगड़ा हुआ था और उस समय ब्राह्मणों ने 10,000 सिखों का कत्लेआम किया। 1984 को बीजेपी के केवल 2 एमपी थे और आज बीजेपी के 411 या 303 एमपी हो गए हैं। 89 और 91, 1989 टू 1991 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि राजीव गांधी बोफोर्स मामले में उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। तो वीपी सिंह का जो समर्थन किया था बीजेपी और कम्युनिस्टों ने किया था, और वीपी सिंह ने भी चालाकी की कि 3,743 जातियों में से केवल 1,200 जातियों को ही रिजर्वेशन दिया और बाकी 2,543 जाति को रिजर्वेशन नहीं दिया। उसमें दूसरी चालाकी ये कि रिजर्वेशन इन सर्विस दिया और रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया ही नहीं। अभी एजुकेशन हो तो सर्विस मिलेगी, लेकिन ये अंदरूनी बातें हमारे लोगों को जानकारी नहीं। फिर कांशीराम और देवीलाल की चर्चा हुई तो कांशीराम ने देवीलाल को कहा कि ताऊ, वीपी ने आपको लीडर नहीं लैडर बनाया है और लैडर पाव रखकर आगे जाने के लिए होता है। और फिर चंद्रशेखर और लालू प्रसाद ने एक रैली का आयोजन किया जिसका समर्थन कांशीराम जी ने किया। और फिर शरद यादव और रामविलास पासवान वीपी सिंह के पास गए तो वीपी सिंह ने उनको ये मंडल का झुंझुना दिया। जैसे ही इधर वीपी सिंह का मंडल लागू हुआ आधा अधूरा, उधर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। अयोध्या में 14 राम है, फिर भी उन्होंने इस राम के मंदिर की यात्रा शुरू की और एक घोषणा की थी कि ये लल्लू मल्लू क्या करेंगे। लल्लू मतलब लालू प्रसाद यादव और मल्लू मतलब मुलायम सिंह यादव। उन्होंने खुद को राम का रूप माना और कल्याण सिंह को हनुमान बनाया। ये यात्रा जब लालू प्रसाद ने रोकी तो बीजेपी और कम्युनिस्ट लोगों ने वीपी सिंह का समर्थन वापस लिया और वीपी की सरकार गिर गई। और फिर दोबारा राजीव गांधी चुनाव में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही वो चुनाव का प्रचार और प्रसार करने लगे 91 में, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। जब पड़ोसी राष्ट्र कमजोर होंगे तो दबंग नेतृत्व हमारा रहेगा, इस उद्देश्य से उन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बनाए। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर राजीव गांधी ने, जो लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरन, उसको हैदराबाद के मद्रास के लैब में बॉम्ब बनाने का ट्रेनिंग देने के लिए कहा। और जब ये शांति सेना वहां भेजी थी श्रीलंका में, इस शांति सेना के लोगों ने उनकी महिला पर अत्याचार किए, तो जो बॉम्ब बनाने का जिनको काम दिया था वो काना शिवरासन और शुभा मुरुगन, इन्होंने 21 मई 1991 को राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, मानवीय बम से उड़ा दिया। और फिर 91 टू 96 फिर पीवी नरसिंह राव आए। मतलब जब पीवी नरसिंह राव आए, जिन पीवी नरसिंह राव जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, ब्लैक ब्राह्मण थे, आंध्र प्रदेश के थे, तो उनको टिकट नहीं दिया था राजीव गांधी ने, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और उस समय शरद पवार, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, ये लोग प्रधानमंत्री की रेस में थे और उसमें सबसे बड़े शरद यादव उस रेस में थे, शरद पवार।
और शरद पवार को हटाकर उन्होंने पीवी नरसिंह राव को पीएम बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने पीएम पद की शपथ ली 21 जून को, और 21 जून ये हेडगेवार का मरण दिन है, उसका जन्मदिन 1 अप्रैल है जिसको वो गुड़ी पाड़वा कहते हैं, लेकिन 1 अप्रैल अप्रैल फुल होता है इसलिए वो 1 अप्रैल नहीं कहते, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, और उसका मरण दिन 21 जून है। तो नरसिंह राव ने उनके मरण दिन पर शपथ ली प्रधानमंत्री की। इसका मतलब हेडगेवार का कार्य मैं अधूरा कार्य पूरा करूंगा, ऐसी शपथ ली। जब यह हुआ साथियों, जब पीवी नरसिंह राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय मनमोहन सिंह अमेरिका में थे और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उनको वहां से बुलाया और भारत का अर्थ मंत्री बनाया। और पीवी नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति का निर्माण किया और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत ये एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाया। ये न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। अभी नरसिंह राव ने ऐसा क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। तो नरसिंह राव ने सोचा कि जब फुले ने आरक्षण की मांग की तो चिपलूणकर ने विरोध किया था, जब शाहू महाराज ने आरक्षण दिया तो एडवोकेट अंबेडकर ने विरोध किया था, जब साउथ ब्यूरो के सामने बाबा साहब और भास्करराव जाधव ने प्रतिनिधित्व के लिए मेमोरेंडम दिया तो बाल गंगाधर तिलक ने गाली देकर विरोध किया था, जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो उसका विरोध करने के लिए लाला लजपत राय को जान गंवानी पड़ी। नरसिंह राव ने सोचा, और जो पुनः पैक्ट हुआ तो गांधी भी मरते मरते बचे। और इसी आरक्षण का विरोध करने के लिए, प्रतिनिधित्व का विरोध करने के लिए इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी की जान चली गई। जो जनरल अरुण कुमार वैद्य था उसको भी वहां के लोगों ने पुणे में आकर मारा। तो इन लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। और जनरल सुंदर जी जो ऊटी में जाकर उन्होंने भी उनको भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो यह आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व मेरा भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने सोची। इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति लाई और इस नई आर्थिक नीति का नाम है एलपीजी। मतलब पहले आरक्षण का जितना हो सके, संभव हो सके उतना विरोध किया। फिर दूसरा काम किया, आरक्षण के बारे में कंफ्यूजन पैदा किया, जैसे 50% के ऊपर नहीं दिया जा सकता, आर्थिक आधार होना चाहिए, मतलब एक कंफ्यूजन पैदा किया। फिर कोई कानून नहीं बनाया लागू करने के लिए, और चौथी बार जाके उन्होंने एलपीजी अर्थात प्राइवेटाइजेशन लाया। इसमें जो एलपीजी है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो इसकी जो जड़ है, इसका जो मूल है, इसका बैकग्राउंड ये था। अभी एलपीजी क्या है? एल फॉर लिबरलाइजेशन। विगत 35 सालों से 35-40 सालों से भारत के बनिया उद्योगपतियों की ओर, भारत के जो बनिया उद्योगपति है उनके ऊपर 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 57,000 मतलब 57,000 करोड़ का कर्जा है, और 40 साल से है विगत भारत का। और भारत सरकार ने अभी तक उनको नोटिस भी नहीं दी है, शो कॉज नोटिस भी नहीं दी कि आपके ऊपर इतना कर्जा है और ये कर्जा आपको चुकाना है। अगर हमारे किसी किसान भाई ने 50,000 का भी कर्जा नहीं चुका पाया तो उसको नोटिस दी जाती है, उसके घर पर जब्ती आती है, उसके घर की नीलामी होती है, उसके खेती की नीलामी होती है, उसके प्रॉपर्टी की नीलामी होती है। अगर किसी पाकिट मार ने 50 रुपए का भी खिस्सा मारा, पाकिट मारा, तो उसको जेल में बंद किया जाता है। लेकिन बनिया उद्योगपति ने भारत सरकार का, भारत देश का, भारत की प्रजा का 57,000 करोड़ का खिस्सा मारा, पाकिट मारा, फिर भी उनको सरकार ने
नोटिस भी नहीं दी और उसका ब्याज हुआ है 1200 करोड़, मतलब 1200 करोड़, मतलब कुल राशि हो गई 58,200 करोड़। फिर भी सरकार ने उनको केवल एक नोटिस भी जारी नहीं की सरकार ने। तो ऐसा व्यवहार जो उनके साथ उन्होंने किया, मतलब जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करती। फिर जब चिदंबरम प्रधान अर्थ मंत्री थे तो चिदंबरम ने कहा, ऐसे बदमाश उद्योगपतियों को बचाने के लिए कहा जिनके पास ब्लैक मनी है, तो चिदंबरम ने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए ब्लैक है तो 70 रुपए आपके पास रखो और 30 रुपए हमें दे दो। मतलब 70% रुपए आपके पास पैसा रखो और 30% सरकार को दो। अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपका 70% पैसा व्हाइट कर देंगे। मतलब तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम डाकू हो और हम आपके प्रति उदार है। तुमने भारत का 58,200 करोड़ रुपए का खिस्सा मारा है, पॉकेट मारा है, और हम आपके पास जो ब्लैक मनी है उसको हम व्हाइट कर देंगे, ऐसा सर्टिफिकेट देंगे। ये है उदारीकरण। मतलब तुम चोर हो, चक्के हो, बदमाश हो, लुटेरे हो और इतना इतना पैसा तुमने डुबोया है भारत का, भारत की प्रजा का 58,200 करोड़, और फिर भी हम आपको छोड़ देते हैं। उल्टा आपके पास जो ब्लैक मनी है उसमें से 30% हमें दे दो और 70% आपके पास रखो और हम आपको देंगे कि ये उनका ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है। मतलब बदमाश को सज्जन बनाने का कार्यक्रम उदारीकरण है। साथियों, पहले किसी भी कंपनी में केवल 11 कामगार अगर होते हैं, केवल 11, तो वो कंपनी बंद करने का आदेश दिया जाता था। अभी नया आदेश आया है, नया कानून बनाया है कि किसी कंपनी में अगर 1000 कर्मचारी है तो 1000 कर्मचारी होने के बावजूद भी उस कंपनी को बंद किया जाता है। ये उदारीकरण क्या है ये आपको समझ में आए, इसलिए केवल 2 उदाहरण आपको मैं देता हूं। संक्षिप्त में कहा जाए तो यह मनमानी कारोबार चल रहा है और यह है उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन। जिनको क्लीन चिट देना है वो देते हैं, जिनके साथ वो इस तरह का व्यवहार करना चाहते हो करते हैं। दूसरा साथियों प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण है। भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो टैक्स देते हैं वो 8 लाख हजार करोड़ का टैक्स जाता है प्रति साल, 8 लाख हजार करोड़। और यह टैक्स इन्वेस्ट करके भारत सरकार ने 2 प्रकार की कंपनियों का निर्माण किया। मतलब भारत के मूल निवासी बहुजन समाज ने जो टैक्स दिया, भारत की प्रजा ने जो टैक्स दिया 8 लाख हजार करोड़, उसको इन्वेस्ट करके सरकार ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज का निर्माण किया। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है, इसमें भारत सरकार का शेयर है 49% और भारतीय लोगों का शेयर है 51%। कुल मिलाकर 100% शेयर है। तो प्राइवेटाइजेशन के तहत ये 8 लाख हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करके कंपनियां खड़ी की है। लगभग 350 कंपनियां हैं और इसमें 2 करोड़ काम करते हैं। 2 करोड़ में वैसे तो हम 85% है, तो हमें 1 करोड़ 70 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने निर्णय दिया कि 50 के ऊपर नहीं दिया जा सकता। यह भी कोई संवैधानिक निर्णय नहीं है। चलो ठीक है, 50 तो 50% हिसाब से 50% के हिसाब से हमें 1 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें केवल 50 लाख नौकरियां आज तक मिली है। और जिनमें हमारे लोगों को नौकरियां मिली है, जिन कंपनियों को आरक्षण के आधार पर हमारे लोगों को नौकरियां मिली है, ऐसी सारी नौकरियां 91 से, ऐसी सारी कंपनियों को 91 से सारी कंपनियों का सरकार निजीकरण कर रही है। सबसे पहले मनमोहन सिंह ने कहा, जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या कहा?
उन्होंने कहा कि जो घाटे में चल रही कंपनियां हैं उसका केवल हम निजीकरण करेंगे, और अभी घाटे में और फायदे में दोनों भी, मतलब घाटे में चल रही कंपनियों का भी निजीकरण कर रहे हैं और फायदे में चल रही कंपनियों का भी निजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम केवल घाटे में चल रही कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं? क्योंकि वो निजीकरण के लिए आपका समर्थन चाहते थे और उन्होंने ये कर दिया। और अभी सभी कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो रेलवे और एयरपोर्ट को भी छोड़ नहीं रहे, अब तो बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं बच रही जिसका निजीकरण हो रहा है, केवल सरकार बच गई है। सरकार का भी निजीकरण अभी होना चाहिए। वैसे तो हो ही गया है, सरकार तो अंबानी और अदानी ही चला रहे। मैं केवल इसका एक उदाहरण दूंगा साथियों। जो बाल्को कंपनी थी जिसकी कीमत फेस वैल्यू थी 5,000 करोड़, अरुण शौरी इस मिनिस्ट्री में था, तो उसने अरुण शौरी ने ये कंपनी 551 करोड़ में बेच डाली, जिसका फेस वैल्यू था 5,000 करोड़। और छत्तीसगढ़ सरकार यह कंपनी 3,500 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार थी। फिर भी अरुण शौरी ने, जो डिसइन्वेस्टमेंट का मंत्री था, उसने एक कंपनी केवल 551 करोड़ में बेची। आपके पैसे पर खड़ी कंपनी, आपके पैसे से तैयार कंपनी, जिसमें आपका पैसा लगा, वह कंपनी 5,000 करोड़ की बाल्को कंपनी, जो छत्तीसगढ़ सरकार 3,500 करोड़ में खरीदना चाहती थी, उसको नहीं दिया बल्कि 551 करोड़ में बेच दी। और उसका जो भंगार था कंपनी का, जो ऐसे मतलब जो होता है वो लगभग 3,500 करोड़ का था। मतलब उसको 551 करोड़ को जिसने खरीद लिया, उसको 3.5 करोड़ पहले ही मिल गया, उसका जो असेस था वो। दूसरा उदाहरण है सेंटर होटल का। इसकी फेस वैल्यू थी 1,000 करोड़ रुपए। इसमें लोगों ने 51% शेयर है लोगों के, और यह है होटल केवल 83 करोड़ को बेच दिया, जिसकी फेस वैल्यू, आपका होटल, आपके पैसे पर खड़ा होटल 1,000 करोड़ रुपए की वैल्यू थी सेंटर होटल की। यह होटल केवल 83 करोड़ को बेच दिया। जिसने 83 करोड़ को खरीदा, उसने दूसरे को 115 में बेचा, 115 करोड़ में। और जिसने 115 में खरीदा, उसने चौथे को 200 करोड़ में बेचा। और जिसने 200 करोड़ में खरीदा, उसने अगले आदमी को 650 करोड़ में बेचा। आपका पैसा जहां इन्वेस्ट किया है उसकी हकीकत बता रहा हूं। पहले आदमी ने खरीद लिया 83 करोड़ में, उसने दूसरे को बेचा 115 में, उसने तीसरे को बेचा 200 करोड़ में, और उसने चौथे को बेचा 650 करोड़ में। मतलब घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे, और वो भी करोड़ों में कमा रहे। तो ये जो भारत देश की जो तिजोरी में आने वाला पैसा था, इतना पैसा भारत सरकार की तिजोरी में आता और इसका लोगों के कल्याण के लिए उपयोग होता, मगर ये पैसा चोरों के जेब में चला गया। अपने जात भाइयों को अमीर बनाने या अमीर करने हेतु अरुण शौरी ने, बीजेपी द्वारा ऐसा किया। यह है निजीकरण, और संविधान को हाथ ना लगाते हुए संविधान समाप्त करने का, और संविधान में जो आरक्षण है उसको समाप्त करने का एक कार्यक्रम है। मतलब संविधान को हाथ भी नहीं लगाना है, और संविधान में जो आरक्षण है उसे खत्म भी करना है। संविधान को हाथ ना लगाते हुए आरक्षण खत्म करने का नाम है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। हमारा पैसा जहां इन्वेस्ट किया है, हम जहां टैक्स देते हैं, उस पैसे के आधार पर जो कंपनियां खड़ी है, वो कंपनियां वो औने पौने दाम बेच रहे हैं। क्योंकि जिसमें हमारे आरक्षण की वजह से 50 लाख कर्मचारी है। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। साथियों, 27,000 कंपनियां भारत का दरवाजा ठोक रही है कि हम अंदर आए या ना आए। इन 27,000 विदेशी कंपनियों को भारत में आने देना है या नहीं देना है, इसका जो निर्णय है उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण,
वैश्विकीकरण अर्थात जागतिकीकरण। अब ये जागतिकीकरण की जो कल्पना है वो किस तरह से आए? शेयर्स मार्केटिंग की तरह से। जो शेयर्स मार्केटिंग है साथियों, ये उद्योगपति बनने की चाहत लोगों ने उन्होंने पैदा की कि आप उद्योगपति बनना चाहते हो और आपके जेब में पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम शेयर बेचते हैं और उनको कहेंगे कि आप भी उद्योगपति बन सकते हो, आपकी उद्योगपति बनने की चाहत पूरी होगी, आप केवल शेयर देना है। वो सारे शेयर हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे के बाद कंपनी का निर्माण करेंगे, कंपनी का निर्माण करने के बाद उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद वो प्रोडक्शन बेचा जाएगा, बेचने के बाद वो फायदा होगा और जब फायदा आएगा वो आपको बांट देंगे, लाभांश के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर आपको फायदा बांट देंगे। इस आइडिया के तहत मतलब खुद के जेब का एक नया पैसा खर्चा नहीं करना है और इस तरह से बैंक से लोन भी नहीं लेना है, क्योंकि बैंक से लोन लेना भी बहुत मुश्किल का काम है। बैंक से लोन नहीं लेना है, खिसे में का पैसा खर्चा नहीं करना है। इस आधार पर उन्होंने शेयर्स मार्केटिंग का निर्माण किया और शेयर्स मार्केटिंग का निर्माण करके 27,000 कंपनियां बनाई, जिसको एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। और ये उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज बनाई और उन सभी को पता है कि भारत ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ा बाजार है, यहां सबसे बड़े ज्यादा खरीदार है। तो ये सारी 27,000 कंपनियां भारत में आना चाहती है और इनको आने के लिए अटल बिहारी ने वेलकम कहा कि वेलकम। गांधी ने कहा था 1942 को चले जाओ, अटल बिहारी ने कहा वेलकम। आपको जानकारी होगी कि केवल एक कंपनी 1600 में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमें वही लोग कहते हैं इतिहास लिखकर कि हमें 150 साल गुलाम बनाए। अब 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है। और भी आश्चर्य की बात मैं आपको बता दूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी को 100 गन पुलिस रखने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को 100 गन पुलिस। अगर 27,000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और हर एक मल्टीनेशनल कंपनी को 100 गन पुलिस रखने का अधिकार दिया तो 27 लाख गन पुलिस हो गए। मतलब जो बाहर से कंपनियां आई है उनके पास होंगे 27 लाख गन पुलिस। और भारत की जो मिलिट्री है, तो भारत की मिलिट्री में केवल 16 लाख पुलिस है। मतलब बाहर के आएंगे 27 लाख पुलिस और हमारे होंगे 16 लाख मिलिट्री। और उनके पास कौन सी गन होगी? उनके पास AK-56 होगी, AK-47 होगी। और हमारे मिलिट्री वालों के पास गन कौन सी है? कारगिल का इतिहास पढ़ लेना, पुलवामा का इतिहास पढ़ लेना, हकीकत बयान किए हैं उन्होंने। क्या है? एक तो हमारी राइफल चलती नहीं, जो चलती है उससे गोली बाहर नहीं जाती, अगर गोली बाहर जाती है तो दूर तक नहीं जाती, अगर दूर तक जाती है तो किसी को लगती नहीं है, और गलती से किसी को लग गई तो आदमी मरता नहीं। लेकिन AK-57 और AK-56 का ऐसा नहीं है, वो मरता ही है। और उसी से इंदिरा गांधी को उड़ाया था AK-47। तो ये जागतिकीकरण के नाम पर लगभग 27,000 कंपनियां भारत का दरवाजा ठोक रही और भारत में आ रही है। मतलब आप जहां आपको आरक्षण मिलता है उस आरक्षण का सत्यानाश करने हेतु ये LPG का निर्माण उन्होंने किया है, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत यह काम उनका चल रहा है। इतना ही नहीं साथियों, अभी जो लॉकडाउन किया है, इस लॉकडाउन में हमारे जो 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है सभी समाप्त किए। आर्टिकल 12 के तहत जो स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी, जिसमें CBI आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, जुडिशरी आते हैं, इन सभी पर ब्राह्मणों का कब्जा है।
दूसरा, जो आर्टिकल 13 के अनुसार ऐसा कहा है कि परंपरा के आधार पर, आस्था के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया वो आस्था के आधार पर दिया है। ऐसे हर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहां है इक्वालिटी? आर्टिकल 15 अपॉर्चुनिटी इज द फंडामेंटल राइट, कहां हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है? जो हमें मिल गई थी उसको भी वो छीन रहे हैं। आर्टिकल 16 नौकरी मिलती है, 16(4) प्रमोशन मिलता है, लेकिन इसका अमल ही नहीं हो रहा, तो आरक्षण भी नहीं मिल रहा और प्रमोशन भी नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा हमारा बैकलॉग है। कितना बैकलॉग है? 68,000 पदों का बैकलॉग है हमारा, 68,000। अभी तक ये भरा नहीं है बैकलॉग। तीसरी बात, जो भी आर्टिकल बने हैं 17 अस्पृश्यता समाप्त करने का आर्टिकल है, फिर भी आज अस्पृश्यता के आधार पर हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। आर्टिकल 19 सप्त स्वातंत्र्य का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। इस लॉकडाउन के आड़ में उन्होंने कामगारों के विरोध में कानून बनाए, उन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन्होंने रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट ऐसा कहा, उन्होंने 70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि के नाम पर हड़प ली, और उसके नीचे जो बुद्ध स्तूप थे, बुद्ध अवशेष थे, उसको बुलडोजर से उड़ा दिया, और ये हमारे विरोध में हुआ। और आर्टिकल 19 के तहत हम इसका विरोध करना चाहते थे, धरना देना चाहते थे, रैली निकालना चाहते थे, जेल भरो करना चाहते थे, भारत बंद करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम नहीं कर सकते थे। मतलब लॉकडाउन केवल इसके लिए लाया है। इसलिए मोहन भागवत ने कहा भी था कि हम आपदा को भी अवसर में बदल देंगे, उन्होंने बदल दिया। मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, सभी समाप्त इस लॉकडाउन में किए। तो हमारा जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, रिजर्वेशन इज नॉट अ रिजर्वेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, और हमारे संख्या के अनुपात में हमें अधिकार मिला है। भारतीय संविधान द्वारा यह अधिकार हमें प्रदत्त है, प्राप्त है, मिला है, और उस अधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने एलपीजी और उसमें भी खासकर प्राइवेटाइजेशन लाया। केवल हमें आरक्षण ना मिले, हमारा विकास ना हो, हमारी प्रगति ना हो, हमारा उद्धार ना हो, हमें संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व ना मिले, इसलिए उन्होंने उद्योगपतियों का 58,200 का कर्जा माफ किया। ये सारे बातें हमें ना मिले, इसलिए उन्होंने जो हमारी कंपनियां थी हमारे पैसे पर खड़ी, उसको बेचना शुरू कर दिया। और भी एक मजेशीर बात यह है, मजे वाली, कि जो सरकारी कंपनी थी तो घाटे में चल रही थी, और वही मैनेजिंग डायरेक्टर जब निजी कंपनी चलाता है तो फायदे में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएनएल सरकारी थी, घाटे में दिखाई, और जियो और बाकी दूसरियां निजी कंपनियां वो फायदे में चल रही है। इसी अनिल अंबानी ने 650 करोड़ रुपए बीएसएनएल के डुबाए, और उसी अनिल अंबानी के जियो के एडवर्टाइजमेंट, जियो सिम के एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा था मालूम है आपको? भारत का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी के जियो के मुकेश अंबानी के जियो के एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। ये भारत का प्रधानमंत्री है, मुकेश अंबानी के जियो के एडवर्टाइजमेंट, ये बीएसएनएल के एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और बीएसएनएल को खत्म कर दिया। मतलब जहां हमें हक और अधिकार मिलते थे उसके लिए उन्होंने निजीकरण लाया, और हमें हक अधिकार ना मिले, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व ना मिले, वो देश को गुलाम बनाने पर तुले हैं। 27,000 कंपनियों को उन्होंने बुला लिया। पहले इतिहास में भी ऐसा ही हुआ था कि आपका राज नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरों को बुलाया था। अब ऐसा ही कर रहे हैं। इस बात को हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने
पढ़े लिखे लोगों ने, खासकर अधिकारी लोगों ने, उसमें भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी, इन लोगों ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये साधारण मसला नहीं है। 1950 से लेकर आज तक केवल 70 साल हो गए हैं। एक दो पीढ़ियां हमारी नौकरी में गई है, बस तीसरी पीढ़ी भी अभी तक नहीं गई है। दूसरा सब्जेक्ट है साथियों, जो नई पेंशन योजना है, सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर उनका भविष्य खत्म करने का एक षड्यंत्र है। इसमें दो चार बातें प्रमुख है। नंबर एक, पेंशन योजना की पार्श्वभूमि। क्या पार्श्वभूमि है पेंशन योजना की? दूसरा, पुरानी पेंशन योजना और उसकी विशेषताएं। पुरानी पेंशन योजना क्या थी और उसकी विशेषता क्या थी? और तीसरा है नई पेंशन योजना और उससे होने वाला नुकसान। चौथा मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, इसमें कर्मचारियों से कौन से मौलिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। और पांचवा मुद्दा है साथियों, इससे उनका भविष्य कैसे खत्म होगा। ये 5 मुद्दे हैं पेंशन के संदर्भ में। हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और हमारे लोगों के अज्ञान का वो उपयोग करते हैं। अभी इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड यह है कि रिटायर होने के बाद सम्मान पूर्वक जिंदगी बसर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस योजना की शुरुआत की है कि आप रिटायर होने के बाद जो जिंदगी बसर करेंगे, जिएंगे, वो सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। रिटायर कर्मचारी को 60 साल के बाद किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना हो, इसलिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं कि रिटायर होने के बाद उसको किसी भी चीज के लिए या कोई भी चीज मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, गिड़गिड़ाने की जरूरत ना हो, किसी के सामने लाचार होने की जरूरत ना हो, इसलिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिन्होंने संविधान निर्माताओं ने यह शुरुआत की है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट होने के बाद वह खुद और अपनी पत्नी किसी का सहारा लिए बगैर सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करे, सम्मान पूर्वक जिंदगी बसर करे, इसी के लिए ये पेंशन योजना की शुरुआत की है। इतना ही नहीं कि बुढ़ापे में अगर बीमार पड़ते हैं तो बढ़िया हॉस्पिटल में उनका इलाज हो और सही तरीके से, सही ढंग से इलाज हो और उनको ये पैसा दूसरों को मांगने की जरूरत ना पड़े, वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत ना पड़े, ओल्ड एजेस होम में जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए संविधान निर्माताओं ने पेंशन योजना की शुरुआत की। अब यह शुरुआत कब की है? उसका पहला नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत इस पेंशन की शुरुआत की है। ये जो पुरानी पेंशन योजना और उसकी जो विशेषता है, इसको हमको समझना होगा। हमारे कर्मचारियों की एक गलत धारणा है। क्या गलत धारणा है? ये गलत धारणा है कि सरकार हमें पेंशन देती है। गलत। सरकार हमें पेंशन नहीं देती, बल्कि हमारे सैलरी से 6% राशि कट जाती है और वो से 6% कटने वाली राशि से हमें पेंशन मिलती है। सरकार हमें पेंशन नहीं देती। इसके विपरीत सरकार हमारी जो 6% राशि कट होती है उसका उपयोग करती है, उस पर ब्याज भी कमाती है। सरकार हमें कोई पेंशन नहीं देती, लेकिन गलत धारणाओं की वजह से यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर हमें जो पेंशन देने वाला काम है, ये हमारे सैलरी से 6% राशि पीएफ के नाम पर ईपीएफओ। ईपीएफओ का मतलब है साथियों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कानून कौन सा है? कानून है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत ये स्कीम बनाई, ऑफिस बनाया। उस ऑफिस का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और इसमें हमारी 6% राशि
हर मतलब हमें जितना भी पेमेंट है उससे 6% राशि कट होती है और फंड पीएफ के नाम पर कट होती है और इस ऑफिस में जमा होती है। उसका हिंदी में होगा कर्मचारी या कामगार भविष्य निर्वाह निधि संगठन। आज भी पुराने कर्मचारियों की 11 लाख करोड़ पेंशन, इतनी राशि उस ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा है। 11 लाख करोड़ इतनी राशि है। यह जमा राशि, अभी इतनी बड़ी करोड़ों रुपए में राशि है, तो यह जमा राशि सरकार क्या करती है? यह जमा राशि सरकार अपने देश में प्रोजेक्ट लगाने हेतु, प्रोजेक्ट बनाने हेतु खर्च करती है। डैम का प्रोजेक्ट हो सकता है, ब्रिज का प्रोजेक्ट हो सकता है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो सकता है, सरकारी कार्यालय का प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कंपनी बनाने का प्रोजेक्ट हो सकता है। मतलब देश को उपयोगी पड़ने वाले प्रोजेक्ट बनाने का काम इसी पैसे से होता है, आपके पेंशन के पैसे से, जो आपकी 6% राशि वहां कट हो जाती है। और ये 6% राशि से जो भी राशि आती है उसको सरकार ने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके 350 कंपनियां भारत में बनाई। आज भारत में जितनी भी कंपनियां चल रही है, दिख रही है, वो आपकी पेंशन द्वारा बनाई गई कंपनियां हैं। 350 कंपनियों के भी 3 प्रकार है। नंबर 1 महारत्न कंपनीज, नंबर 2 नवरत्न कंपनीज और नंबर 3 मिनी रत्न कंपनीज। जो महारत्न कंपनीज है वो भारत में 10 है, जो नवरत्न कंपनीज है वो 14 है, जो मिनी रत्न कंपनीज है वो 73 है। ऐसे लगभग 350 कंपनियां भारत में है जो सरकार ने प्रोजेक्ट की है, सरकार ने बनाई है। और ये कंपनियां बनाने के लिए सरकार ने आपकी जो 6% राशि इन्वेस्ट, 6% राशि कट होकर पीएफ में जमा होती है, उस राशि के आधार पर ये कंपनियां खड़ी की है। जिसमें बाल्को आती है, जिसमें एलआईसी आता है, जिसमें इस्पात इंडिया लिमिटेड आती है, जिसमें भेल कंपनी आती है, मारुति कंपनी आती है, बड़े बड़े पुल, डैम, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, रेलवे, सड़क, ये सारी चीजें इसमें आती है। आपके पैसे पर ये हो रहा है, लेकिन ये लोग हमें बताते नहीं। ये लोग उपयोगी सार्वजनिक काम के लिए आपकी पेंशन, आपकी जो राशि आपके सैलरी से कट होती है पेंशन के नाम पर, पीएफ में जमा होती है और पीएफ के नाम पर सरकार के पास जाते हैं और सरकार कंपनियां खड़ी करने के लिए लगाती है। मतलब हमारे कर्मचारियों को यह मालूम होना चाहिए कि जितनी भी भारत में कंपनियां हैं उस मालिक की नहीं है, हमारी है। और अपना कितना शेयर है? 51% शेयर है आपका। अभी इसमें हर एक कंपनी का जो टर्नओवर है साथियों, वो टर्नओवर एक साल का 25,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़ का एक साल का। उसमें हमारे लोगों को 50% नौकरियां है। हमारे लोगों को 50% उसमें नौकरियां है। और हमारी जो पेंशन वहां जाती है कंपनी में, और जिस पेंशन के आधार पर कंपनियां बनती है, कंपनी बनने के बाद उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद वो बेचा जाता है और बेचकर कंपनी को फायदा होता है। और फायदे के बाद वह कंपनी सरकार को 24.33 इतना डिविडेंड देती है। मतलब आपके पैसे से खड़ी कंपनी का प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट के आधार पर 24.33 डिविडेंड सरकार को कंपनी देती है। और इस साल वो कितना दिया? कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को पेमेंट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, वेतन देने के बाद डिविडेंड कितना दिया भारत सरकार को? 1.25 लाख करोड़। आपका पैसा है, आपकी पेंशन का पैसा है, जो 6% वहां जमा होता है। कहां जमा होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में जमा होता है वहां। तो इस साल कर्मचारियों की सैलरी देकर सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर दिया और ये सरकारी तिजोरी में जमा है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी पेंशन का क्या होता है। और पीएफ की जो रकम होती है प्रोविडेंट फंड की, वो 32 साल में लगभग 60 गुना मिलनी चाहिए। मतलब आपने अगर 100 रुपए कटिंग की
100 रुपए डिडक्शन किया प्रति महीना, 100 रुपए किया तो 60 साल में 100 गुना मतलब 60 गुना, 32 साल में 60 गुना मतलब 6,000 आपको मिलनी चाहिए। 32 साल में 60 गुना का मतलब है अगर आपने 100 रुपए डिडक्शन किया तो 32 साल में आपको 6,000 रुपए मिलने चाहिए। अगर 1,000 किया तो 60,000 मिलनी चाहिए पेंशन। मतलब ये जो बातें हैं सरकार ने हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन वो सरकार बताने का काम नहीं कर रही। ये जो पुरानी पेंशन योजना है साथियों, ये पुरानी पेंशन योजना, अब ये पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में जो हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अभी पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी का जितना पैसा जाता था वो ब्याज के साथ वापस मिलता था। पुरानी पेंशन योजना में अर्थात एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो मैंने कानून बताया वो, उसके तहत आपका जितना पैसा पीएफ में जाता था वो पैसा ब्याज के साथ आपको रिटायर होने के बाद पेंशन के तौर पर मिलता था। इसलिए शासक जातियों ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? एक निर्णय लिया, कौन सा? कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना चाहिए। सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने के पीछे ब्राह्मणों की एक सोच है। क्या सोच है? ब्राह्मणों ने सोचा कि हम केवल 3.5% है और इनको अगर 50% नौकरियां मिली तो इनको 50% हिस्सा मिलेगा, मतलब हमसे ज्यादा लगभग 15 गुना ज्यादा फायदा होगा। अगर इनको 10% भी नौकरियां मिलती है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, तो हमसे वो 3 गुना ज्यादा है और 10% हिस्सा उनको मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकारी कंपनियों का, उन्होंने सोचा कि ये अमीर बन जाएंगे, ये आर्थिक संपन्न बन जाएंगे, ये खुद की पार्टियां निकालेंगे, पार्टियों का निर्माण करेंगे। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था पर वो नियंत्रण करने लायक होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग अमीर नहीं बनने चाहिए, इनके पास पैसा नहीं जाना चाहिए, ये आर्थिक संपन्न नहीं होने चाहिए, इन्होंने अपनी पार्टियों का निर्माण नहीं करना चाहिए और इनका व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस बात को सोचकर उन्होंने कहा ये जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज, उनका निजीकरण करना चाहिए। और उन्होंने निजीकरण करने का काम 91 से शुरू किया। 350 कंपनियों का निजीकरण शुरू किया है। 350 कंपनीज का उन्होंने निजीकरण शुरू किया है। उसमें से 28 कंपनियों का निजीकरण 100% हो चुका है। 28 कंपनियों का निजीकरण 100% हो चुका है। 84 कंपनियों का निजीकरण 50% तक हो चुका है, मतलब बेच दिया 50%। अभी जो 232 कंपनियां बची है उसमें से भी 26 कंपनियों का निजीकरण या बेचने का काम 46% हो चुका है। 2019 में उनको हमारी कंपनियां बेचकर जो आपके पैसे पर खड़ी हुई 46,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। 2019 के पहले एक साल 2018 में हमारी कंपनियां बेचकर जो हमारे पैसे पर खड़ी थी 80,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। और 2015, 2016 और 2017 में हमारे पैसे पर खड़ी कंपनियां बेचकर उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये 3 लाख करोड़, ये 80,000 करोड़ और ये 46,000 करोड़, मतलब लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। हमारी कंपनियां, हमारे पैसे पर खड़ी कंपनियां, और जिसमें हमारा 51% शेयर है पब्लिक का, ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां। और ये किसको बेची? है सारी कंपनियां सरकार ने औने पौने दाम बेच दी। किसको बेची? अंबानी को, अदानी को, मित्तल को, दर्डा को, गोयंका को, चोक्शा को, माल्या को, इनको बेच दी। टाटा को, बिरला को बेच दी। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो अंबानी है इस लॉकडाउन में उसने एक कंपनी खरीदी
जिसकी कीमत थी 10,000 करोड़ और उसने खरीदी 1,000 करोड़ में। कीमत थी 10,000 करोड़, खरीदी 1,000 करोड़ में, और एक ही दिन 9,000 करोड़ कमाए। इस अंबानी का इस लॉकडाउन में इसने कितना कमाया मालूम है? इस लॉकडाउन में अंबानी ने प्रति घंटा 90 करोड़ रुपए कमाए। प्रति घंटा 90 करोड़। अभी प्रति घंटा अगर 90 करोड़ रुपए, वो एक घंटे में 90 करोड़ कमाता था, प्रति घंटा 90 करोड़, इतना उन्होंने कमाया लॉकडाउन में। और अपने आधे कर्मचारी निकाल दिए, जो बचे कर्मचारी उनका आधी सैलरी भी नहीं दी। इतना ही नहीं, 2017 में अनिल अंबानी, 2017 में उनके पास संपत्ति थी 5 लाख करोड़। 2017 में अंबानी के पास संपत्ति थी 5 लाख करोड़। आज 2020 में अंबानी के पास संपत्ति है 12 लाख करोड़। मतलब 7 लाख करोड़ उनके बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? हमारी कंपनियां उन्होंने खरीदी और औने पौने दाम खरीदी और वहां कमाना शुरू कर दिया। अगर भारत सरकार के साथ अंबानी की तुलना करते हैं तो भारत सरकार का 2017 का जीडीपी था 7.2, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन 70 मतलब 7.2, और अभी भारत सरकार का जीडीपी है -23.9। कल्पना करो जरा कि अंबानी की संपत्ति 7 लाख करोड़ से बढ़ गई, 7,000 करोड़ से, और हमारा जीडीपी -23 तक चला गया। मतलब भारत गरीब हो रहा है, आदमी श्रीमंत हो रहा है। देश गरीब हो रहा है, आदमी श्रीमंत हो रहा है, और ये कहीं आदमी श्रीमंत हो रहा है और 134 करोड़ जनसंख्या वाला देश गरीब हो रहा है। ये आपकी कंपनियां जो है आपके पैसे पर खड़ी, उन कंपनियों को उन्होंने औने पौने दाम बेचा, इस वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से सरकारी कंपनियों का जो पैसा है, अब ये निजीकरण हो गया, ये सभी कंपनियां बेच दी। ये अंबानी को, अदानी को, टाटा को, बिरला को, मित्तल को, दर्डा को, गोयंका को, चोक्सा को, मेहुल चोकसी को या विजय माल्या को बेच दी। अभी बेचने के बाद वहां पीएफ के नाम पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। जब ये कंपनियां सरकारी थी तो पीएफ का पैसा वहां इन्वेस्ट किया जा सकता था। अभी वो निजी कंपनियां हो गई, प्राइवेट कंपनियां हो गई, तो प्राइवेट कंपनियां होने के बाद आपका जो पेंशन का पैसा है वहां इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनको मुनाफा या फायदा नहीं होगा। इसके लिए बीजेपी ने नया कानून बनाया। नया कानून क्यों बनाया, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अभी अगर निजी कंपनियां हैं तो आपकी पेंशन वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने पेंशन वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया और उस कानून का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। मतलब कानून दूसरा है, ये स्कीम है। कानून का नाम है प्रोविडेंट फंड रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, ये कानून है। कानून का नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत उन्होंने नई स्कीम बनाई। कौन सी नई स्कीम? नेशनल पेंशन स्कीम। और यह स्कीम कब बनाई? जनवरी 2004 में। और जनवरी 2004 में भारत में किसका राज था? बीजेपी का राज था। मतलब बीजेपी वालों ने यह कानून बनाया और कानून के तहत ये नेशनल पेंशन स्कीम नाम की नई पेंशन योजना उन्होंने लागू की। जैसे प्लानिंग कमीशन था पहले, उसका नाम उन्होंने बदला और बदलकर नीति आयोग किया। प्लानिंग कमीशन था तो नीति आयोग बनाया। तो ये पहली जो योजना थी, जो पहली योजना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नाम से चल रही थी, उसको बदल दिया जनवरी 2004 से और नेशनल पेंशन स्कीम नाम का नया कानून या नेशनल स्कीम पेंशन नाम की एक नई योजना शुरू की। अब ये जो योजना है
उस समय बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने कानून बनाया और कांग्रेस ने बाद में जून 2004 से कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने इसका अमल शुरू किया। उस समय एक अखबार में खबर आई थी साथियों, और खबर यह थी कि आज जिनको 70,000 सैलरी मिलती है उनको केवल 700 रुपए पेंशन मिलेगी। यह खबर उस समय अखबार में आई थी। ईपीएफओ के पास आया हुआ पैसा भी, जो हमारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास जो अभी पैसा है, ये पैसा भी अभी नई नेशनल स्कीम योजना के अंतर्गत वहां जाएगा। कहां जाएगा? प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो पैसा जाएगा। म्हणजे आपका जो पहले पुरानी योजना में पैसा था वो नई योजना में चला जाएगा, अभी आपके पास आएगा और सरकार वह पैसा उद्योगपति को देगी। मतलब आपके पुरानी पेंशन योजना में जो पैसा है 11 लाख करोड़, वह पैसा भी इसमें जाएगा और सरकार के पास जब आएगा तो सरकार यह पैसा उद्योगपति को देगी। और आपका सत्यानाश कैसे होने वाला है? ये नई पेंशन योजना में आपकी सैलरी 10% काटने के लिए कहा है। मतलब पुरानी पेंशन योजना में आपकी सैलरी 6% काटने को कहा था, अभी नई पेंशन योजना में आपकी सैलरी 10% काटी जाएगी और 10% सरकार डालेगी, मतलब 20% पैसा जाएगा। और ये 20% पैसा जाएगा, ये पीएफ मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में पैसा ये जाएगा और इसमें पैसा फिक्स रिटर्न लेने का कोई चांस नहीं है। हमारी जो पहली पेंशन थी तो रिटर्न आने का चांस था, मतलब रिटर्न कंपलसरी पैसा आता था। अभी इन्होंने कहा है कि फिक्स रिटर्न नहीं है। फिक्स रिटर्न नहीं है मतलब उनको जैसा लगेगा, जैसा चाहेंगे, जितना लगेगा उतना पैसा देंगे। पहले क्या होता था, हमारा जितना पैसा पेंशन में चला गया है उतना पैसा तो मिलता ही था, उसके साथ साथ ब्याज भी मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, उसकी संभावना ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। उसी योजना के तहत शेयर्स मार्केटिंग, अभी ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा? तो शेयर्स मार्केट के वैल्यू के अनुसार आपको आपका पैसा मिलेगा, फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, उसके साथ ब्याज नहीं मिलेगा। तो पैसे कैसे मिलेगा आपको? आपके पेंशन के जो आपने 10% राशि डाल दी है, वह पैसा 2 तरीके से आपको दिया जाएगा। नंबर 1, 60% पैसा, मतलब अपनी सरकार ने जो 10% और आपने 10% डाला है, वो जो जमा राशि हुई उसमें 60% पैसा कर्मचारियों को अपने 58वें साल में रिटर्न मिलेगा, 58वें साल में। और जो 40% राशि है वो वापस नहीं मिलेगी, बल्कि फिर से दोबारा नई इन्वेस्टमेंट के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। यह पैसा वापस नहीं मिलेगा। अपनी राशि पर जमा मासिक ब्याज का शेयर्स मार्केट का डिविडेंड, यह मतलब अपनी राशि पर जमा मासिक ब्याज का जो शेयर्स मार्केट का डिविडेंड है साथियों, यह आपकी होगी पेंशन। मतलब आपकी राशि पर जो मासिक ब्याज आएगा एक, और शेयर्स मार्केटिंग का डिविडेंड। एक मासिक ब्याज मतलब मंथली इंटरेस्ट और दूसरा शेयर्स मार्केटिंग का डिविडेंड, ये दोनों मिलकर आपकी पेंशन आपको मिलेगी। अभी जहां आपकी राशि इन्वेस्ट की जाने वाली है, जिस कंपनी में आपकी राशि इन्वेस्ट की जाने वाली है, उस कंपनी में किंगफिशर का भी नाम है। अभी मान लो ये सरकार को अधिकार है कि आपकी राशि कहां जमा करनी है, कहां इन्वेस्ट करनी है। मान लो सरकार ने आपकी राशि किंगफिशर में विजय माल्या की कंपनी में इन्वेस्ट की, तो किंगफिशर तो डूब गई है। किंगफिशर अगर डूब गई, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, किंगफिशर डूब गई, इसका मतलब आपकी पेंशन जो 58 साल के बाद मिलने वाली थी 60%, वो डूब गई, वो 0 हो गई। इतना सत्यानाश हमारा जो कर्म, एक तो हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं और जिनको नौकरी दिया उनकी हालत करे। एक तो नौकरी नहीं दे रहे, रिजर्वेशन नहीं दे रहे, और जिनको मिला है बहुत मुश्किल से, उसकी यह हालत कर रहे।
और अगर हमने विजय माल्या के किंगफिशर में इन्वेस्ट किया तो वो जीरो हो गया है, तो हमारी पेंशन में जीरो हो जाएगी। कंपनी कोई लिक्विडेशन में निकलती है, कंपनी को कोई घाटा होता है, कोई नुकसान होता है, और वो कंपनी अगर घाटे में चली जाती है तो जिस कंपनी में आपकी पेंशन इन्वेस्ट की है वो कंपनी अगर घाटे में चली जाएगी तो अपनी पेंशन भी घाटे में चली जाएगी। मान लो कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 50,000 रुपए ब्याज आता है, तो 50,000 को 12 महीने से डिवाइड करो तो आपको पेंशन मिलती है 4,000 रुपए केवल, अगर आता भी है तो। मगर इन शॉर्ट हमारे मौलिक अधिकार की खत्म और भविष्य ही खत्म कैसे? साथियों, बीजेपी ने कानून बनाया और कांग्रेस अमल करती है। अगर कांग्रेस ने कानून बनाया तो बीजेपी अमल करती है। इसका मतलब है तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, क्योंकि तुम्हारा हाथ पीछे नहीं पहुंचता और मेरा भी हाथ पीछे नहीं पहुंचता। तो पेंशन के लिए दिए जाने वाली 10% की राशि सैलरी में पीएफ आरडीए के पास जाएगी। आपकी जो 10% आपकी पेंशन की राशि और सरकार ने डाली हुई 10% पेंशन की राशि, ये सरकार के पास 20% राशि जाएगी और ये प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चली जाएगी और उसके बाद वो उद्योगपति के पास चली जाएगी। और ये उद्योगपति कर्मचारियों की सैलरी से, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए दिए उद्योगपति ने। ये 2 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति के पास कहां से आए? तो आपका जो पैसा है पेंशन का उनके पास गया और उन्होंने सरकार के पास गया, सरकार ने उनको दिया और फिर वापस उन्होंने सरकार को दिया। और ये तो 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने पीएम केयर फंड को दिए। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इस पर देश का और देश की प्रजा का नियंत्रण नहीं है, बल्कि इस पर केवल पीएम का और बीजेपी का नियंत्रण है। मतलब पैसा आपका है, नाम दान शुरू हो रहे हैं कंपनी वाले, पैसा आपका, दानशूर बन रहे हैं कंपनी वाले, और खर्चा करेगा पीएम नरेंद्र मोदी और खर्चा करेगी बीजेपी सरकार। ये सरकार के खर्च, मतलब बीजेपी के लोग खर्चा करेंगे, सरकार नहीं। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के कुछ साथियों को ऐसा भी लगता है, पढ़े लिखे लोगों को, ये जो सारी कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो सारी कंपनियां थोड़ी ही घाटे में जाएगी। ऐसी भी एक सोच हमारे लोगों की बन रही कि ये सारी कंपनियां ये थोड़े ही घाटे में जाएंगी। तो आपके लिए ये भी जानकारी आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में आपको सुनकर हैरानी होगी कि 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की है उद्योगपतियों को। 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की है। कर्ज माफी क्यों की? क्योंकि घाटे में गए। अगर ऐसी सभी कंपनियों में आपका पैसा लगाया हो तो घाटे में गए हो, और सरकार ने उनको इतनी कर्ज माफी की है। कर्ज माफी क्यों की? नफा ही नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ, घाटा ही हुआ, और घाटे की वजह से सरकार ने उनको कर्ज माफी दी। और कितनी दी? 68,000 करोड़ दी। अब वो बैंक का लोन नहीं दे रहे हैं घाटे में जाने की वजह से, आपकी पेंशन कहां से देंगे? वो बैंक का लोन नहीं दे रहे, आपकी पेंशन कहां से देंगे? पहले आपकी पेंशन 6% कट होती थी और आपको रिटायर होने के बाद आपकी पूरी राशि ब्याज के साथ मिलती थी। अब आपकी पेंशन 10% कट हो रही है और रिटर्न मिलने की कोई संभावना नहीं है। पहले फिक्स रिटर्न था, अब फिक्स रिटर्न नहीं है। पहले सरकार आपके घर में आपकी पेंशन भेजती थी और अब आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु सरकारी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब हमें उनके पास, उनके दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़ा किया है। हमारी पेंशन है और हम उनसे मांग रहे हैं, उनकी कंपनी चलेगी, प्रोडक्शन होगा, फिर बेचा जाएगा, फिर फायदा होगा, फिर फायदा होने के बाद वो जितना चाहेंगे मर्जी से देंगे और उसके लिए हम उनके दरवाजे पर खड़े हैं। मतलब पहले वो पेंशन हमें अपने घर मिलती थी, अकाउंट में हमारे जमा होती थी, ब्याज के साथ मिलती थी, पूरी मिलती थी और मिलने की गारंटी थी। आज पूरी मिल नहीं रही है, उसका ब्याज भी मिल नहीं रहा है, मिलने की गारंटी भी नहीं है और सरकारी उद्योगपतियों पर हम निर्भर है। उनके आगे हमें
हाथ फैलाने पड़ रहे, ये है पुरानी और नई पेंशन में जो अंतर है, ये पुरानी क्या है और नई क्या है। पहले से 23 के अनुसार, पहले आर्टिकल 23 के अनुसार वेट बिगारी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो पहले भारत में वेट बिगारी थी, मतलब ह्यूमन की या मानवीय लोगों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, तो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 23 के द्वारा 23 के तहत वो खरीद फरोख्त बंद कर दी, वेट बिगारी बंद कर दी। मतलब आप किसी भी ह्यूमन को, आदमी को गुलाम नहीं बना सकते। अभी हमारी पेंशन उनके पास गई, उन्होंने कंपनी खड़ी की, उसमें प्रोडक्शन आया, वो बेच दिया, फायदा हुआ, घाटा हुआ, और हमारे लोगों को, पेंशन वालों को उनके ऊपर निर्भर रखा। मतलब हमें फिर वेट बिगाड़ बनाया गया दोबारा। मतलब भारतीय संविधान के खिलाफ में जाकर यह काम किया है। केवल आप अपने बलबूते पर खड़े ना रह सको, इसके लिए सारी बातें हो रही साथी। अब यह जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है 2004 जनवरी 2004 में बीजेपी सरकार ने, तो जितनी भी भारत में कंपनियां थी, जितने भी भारत में मजदूर थे, इन सारे मजदूरों को यह स्कीम इंट्रोड्यूस कराई भारत सरकार ने। और कोई ऑब्जेक्शन है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, कोई प्रस्ताव है, मांगिए। आप सुनकर हैरान रह जाओगे। 2004 को शुरू की गई नई पेंशन योजना पर अभी तक किसी भी कामगारों ने अपनी कोई राय नहीं दी, कोई प्रस्ताव नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया, यहां तक कि इसका विरोध भी नहीं किया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी कामगार संगठन है, उन सभी कामगार संगठनों के अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। हालांकि भारत में एक भी कामगार ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जितने भी कामगार संगठन हैं, हिंद मजदूर संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, इंटक हो, आईटक हो, सिटू हो, सुटा हो, फुटा हो, कोई भी हो, हर ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है। या तो वो कांग्रेस का है, या तो बीजेपी का है, या तो सीपीआई का है, या तो सीपीआईएम का है, या तो टीएमसी का है। मतलब हर कोई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है 5 नेशनल पार्टी में से किसी न किसी पार्टी का है। कामगार मूल निवासी बहुजन समाज के, कर्मचारी मूल निवासी बहुजन समाज के, और उस ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष ब्राह्मण। मतलब हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने के बजाय वो अपने मालिक के लिए लड़ते हैं, वो अपना काम करते हैं। कम्युनिस्ट लोगों के पास सबसे ज्यादा ट्रेड यूनियन है, लेकिन कभी भी कम्युनिस्ट लोग संसद में बोलते नहीं। जब ये कानून बन रहे थे, कोई सबूत नहीं है कि कम्युनिस्ट ने इसका विरोध किया, इसके लिए वॉकआउट किया, या जो भी कुछ किया, कुछ नहीं किया। लेकिन रास्ते पर हमारे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जहां बोलना चाहिए और बोलने के लिए उनको चुनवा कर भेजा है, वहां बोलते नहीं है, वहां गोदरेज का ताला लगाते हैं। और जहां नहीं बोलना चाहिए, सड़कों पर, रास्ते पर हमारे लोगों को उतार देते हैं। तो ये जो साथियों, कई कांग्रेस के संगठन हैं, कई बीजेपी के संगठन हैं, कई सीपीआई और सीपीआईएम के संगठन हैं, तो कई टीएमसी के संगठन हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो 2000 से इसका विरोध तक आज तक नहीं किया। इसलिए हमारा अपना ट्रेड यूनियन होना चाहिए। इसलिए तीसरा सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट पर निर्भर है। हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पर निर्भर है। इसलिए साथी, अभी जो तीसरा सब्जेक्ट है, मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, अधिकारी, कर्मचारी एवं कामगारों का राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बनाए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज की भावी पीढ़ी के लिए भावी पीढ़ी के हितों का संघर्ष करने की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, या भावी पीढ़ी के हक एवं हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ना संभव नहीं। अभी मैंने आपको यहां तक लाया कि हमारा ही ट्रेड यूनियन होना चाहिए। अब इसका भी एक बैकग्राउंड है साथियों। क्या बैकग्राउंड है? 24 सितंबर 1932 को पेड़ा पैक्ट हुआ, और बाबा साहब ने जो लड़ झगड़ कर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ झगड़ कर अधिकार प्राप्त किए थे, वो सारे अधिकार गांधी ने छीन लिए। अभी बाबा साहब ने सोचा कि ये नुकसान हुआ,
तो नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण किया, स्वतंत्र मजदूर पार्टी का निर्माण किया। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर इन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का निर्माण किया तो मजदूर कौन है? मजदूर एससी के है, मजदूर एसटी के है, मजदूर ओबीसी के है, मजदूर एनटी-डीएनटी के है और मजदूर माइनॉरिटी के है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये सारे मजदूर बाबा साहब के पास चले जाएंगे, बाबा साहब का साथ सहयोग करेंगे, बाबा साहब को समर्थन देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाए। सभी ट्रेड यूनियन के अपना साल देख सकते हो, आप तारीख देख सकते हो, इसलिए उन्होंने बनाए। और भारत में जितने भी कामगार है, जितने भी कर्मचारी है, उनके लिए उन्होंने संगठन बनाए। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी में लोगों ने नहीं जाना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को साथ सहयोग नहीं देना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को योगदान नहीं देना चाहिए कर्मचारी कामगार लोगों ने। इसलिए उनका पैसा मतलब फाइनेंशियल और ह्यूमन दोनों चीजें रोकने के लिए ब्राह्मणों ने ट्रेड यूनियन का निर्माण किया। और भारत में जितने भी ट्रेड यूनियंस है, सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष ब्राह्मण बन गए। इसलिए बामसेप ने पहली बार पहल की, ये परिस्थिति को नापते हुए, भापते हुए, जानते हुए, और पहल करके पहला निर्णय लिया साथियों। और निर्णय लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का निर्माण किया। ये मूल निवासी बहुजन समाज का जो ट्रेड यूनियन है, ये भारत का पहला ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है। बाकी सब ट्रेड यूनियन ब्राह्मण के नियंत्रण में है, एकमात्र ट्रेड यूनियन अपने नियंत्रण में है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और मूल निवासी बहुजन समाज का है, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है, और जिस संगठन का नाम है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ। अब ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? एक तो ऊपर वाली बात है, दूसरे इसके 5 उद्देश्य है साथियों। नंबर 1, समाज और कर्मचारी पर हो रहा अन्याय समाप्त करना। आप देख रहे हो आज भारत में हमारे अधिकारी पर अन्याय हो रहा है, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर अधिकारी पर अन्याय हो रहा है, हमारे बुद्धिजीवी पर अन्याय हो रहा है, हमारे कर्मचारी पर अन्याय हो रहा है, और हमारे समाज पर भी अन्याय हो रहा है। लेकिन दोनों पर हो रहा अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका रूट कॉज क्या है? तो इसका रूट कॉज मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने ढूंढ निकाला। क्या है रूट कॉज? हमारे कर्मचारी पर, अधिकारी पर, कामगारों पर अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उनको समाज का समर्थन नहीं है, क्योंकि वो अकेले लड़ते हैं, समाज का समर्थन नहीं है। और दुश्मन हमेशा ताकत देखता है और ताकत संख्या में देखता है। और जब कामगार लोग अपना आंदोलन करते हैं तो उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं होते, अकेले लड़ते हैं। इसका मतलब समाज उनका समर्थन नहीं करता। और समाज के ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग समाज में जाकर प्रबोधन और जागरण का काम नहीं करता, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करता, असंगठित लोगों को संगठित नहीं करता, दिशाहीन लोगों को दिशा नहीं देता, नेतृत्वहीन लोगों को नेतृत्व नहीं देता। मतलब दोनों पर अन्याय हो रहा है। अगर हमने ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का निर्माण किया तो किस लिए किया? अगर यहां से आगे किसी कर्मचारी पर अन्याय होगा तो कर्मचारी ने आंदोलन करने की जरूरत नहीं। तो बामसेप के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन में रहकर काम करने वाले 85 सहयोगी संगठन है, और ये 85 सहयोगी संगठन उसका विरोध करेंगे। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा होगा, महिला संगठन होगा, किसान संगठन, हमारे पास 85 संगठन है। तो सभी संगठन अपने बैनर के साथ उसका विरोध करेंगे। तब अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला, नाइंसाफी करने वाला देखेगा कि ये कर्मचारी अकेला नहीं है, ये कामगार अकेला नहीं है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अकेला नहीं है, ये अधिकारी अकेला नहीं है, इसके पीछे तो 85 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके पीछे समाज है। तो अगर वो देखेगा कि आपके पीछे समाज है तो आपके ऊपर अन्याय करने की ताकत या जरूरत नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? क्या हुआ कि आप अन्याय से फ्री हो गए, आपको राहत मिल गई, आपको रिलीफ मिल गया।
तो जब आपको रिलीफ मिलेगा तो आपका क्या काम है? समाज में जाकर प्रबोधन करना, समाज में जाकर जागृति करना, समाज में जाकर दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना, असंगठित समाज को संगठित करना, दिशाहीन समाज को दिशा देना, नेतृत्वहीन समाज को नेतृत्व करना। जब आप वहां जाकर अपना काम करोगे तब बाबा साहब ने जो कहा था वो सही होगा। मतलब दोनों पर का अन्याय अगर हम समाप्त करना चाहते हैं, हमारे कामगार पर और समाज पर, दोनों पर हो रहा अन्याय हम समाप्त करना चाहते, इसलिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का निर्माण किया है। और आपको केवल आना है, निर्माण हुआ है, आपको अलग से निर्माण करने की जरूरत नहीं है। दूसरा उद्देश्य है साथियों, हम ध्रुवीकरण करना चाहते हैं समाज का और कामगारों का। कामगारों के पास बुद्धि है, कामगारों के पास समय है, कामगारों के पास पैसा है, कामगारों के पास हुनर है, और समाज के पास संख्या है। मतलब कामगारों के पास बुद्धि, पैसा, हुनर है और समाज के पास संख्या है। अगर संख्या और बुद्धि, पैसा, हुनर इकट्ठा आता है तो कामगार और समाज, मतलब कामगार और इस देश का जो समाज है वो राज्य करते, शासन करते जमात बन सकता है। बाबा साहब ने तो भाषण में कहा था कि इस देश की राज्य करती जमात कौन बनना चाहिए? किसान और कामगार दोनों ही बनने चाहिए। किसान कौन है? मूल निवासी। कामगार कौन है? मूल निवासी। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मणों द्वारा खेती करना पाप है। मतलब ब्राह्मणों का और खेती का कोई संबंध नहीं है। आज जो खेती का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो किसानों के विरोध में जो काले कानून बनाए उसके संदर्भ में है। अरे चीन को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन किसानों को रोक रहे हैं। चीन के ऊपर गोले नहीं बरसा रहे आंसुओं के, किसानों के ऊपर बरसा रहे। चीन के ऊपर पानी के फव्वारे नहीं उड़ा रहे, किसानों के ऊपर उड़ा रहे। और एक किसान की हत्या हो गई उसमें। अरे एक किसान आतंकवादी है क्या? यही खबरदारी जो किसान दिल्ली में ना पहुंचे इसके लिए जो आपने खबरदारी ली, यही खबरदारी पुलवामा के लिए ली होती तो पुलवामा होता नहीं। अगर पुलवामा होता नहीं तो बीजेपी चुनकर आती नहीं। इसका मतलब हम इस देश के मूल निवासी है, किसान है, भारत के भूमि पुत्र है, और उनकी यह हालत है। तो किसान और कामगार अगर देश का राजा बनता है, शासक बनता है, राज्यकर्ता बनता है, तो किसानों के लिए अपना बजट रखेगा, कामगारों के लिए अपना बजट अलग से होगा। आज पूरी दुनिया, पूरे भारत में सभी के लिए बजट है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। रेल 6 लाख गांवों में नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रेलवे बजट है। किसान 6 लाख गांवों में खेती है, लेकिन किसानों के लिए कोई बजट नहीं है। और हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन किसानों के लिए काम करने वाला कोई संगठन नहीं। तो दूसरा हमारा उद्देश्य है आरएमबीके के पीछे, राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ के पीछे, कि समाज और कामगारों का ध्रुवीकरण करना। इनके पास पैसा है, बुद्धि है, समय है, हुनर है, और हमारे समाज के पास संख्या है। तीसरा उद्देश्य है दुश्मन को जो रसद जाती है वो तोड़ना। आज आरएसएस और आरएसएस की जो हजारों संगठन है, कौन काम करता है उसमें? हमारे लोग हैं। बजरंग दल में कौन? हमारे ही लोग हैं। मतलब उनकी हर संगठन में हमारे लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के। अगर हमने विकल्प खड़ा किया तो वो रसद, हम दुश्मन को जो रसद मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, वो ताकत को, शक्ति को, रसद को हम तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने विकल्प खड़ा किया। तीसरा उद्देश्य यह है साथियों को, हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उधर ब्राह्मण, यूरेशियन ब्राह्मण, इधर मूल निवासी बहुजन। यूरेशियन ब्राह्मण वर्सेस मूल निवासी बहुजन, ये आर पार की और आमने सामने की लड़ाई है। तो हम निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ और सहयोगी संगठनों का निर्माण किया। पांचवा, महापुरुषों का अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। यही तो चाहते थे हमारे महापुरुष, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, ए.वी. पेरियार, स्वामी रामास्वामी, बाबा साहब अम्बेडकर, यही तो चाहते थे। और यही सपना, उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए ये बनाया है। और आखिरी इसका उद्देश्य है कामगार और किसानों को राज्य करती जमात बनाना, क्योंकि ये दोनों मूल निवासी हैं। इसलिए साथियों, हम राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
मतलब हम राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, स्वावलंबी करना चाहते हैं और स्वाभिमानी करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन भारतव्यापी होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए और स्वाभिमानी होना चाहिए। और जब तक हमारा आंदोलन राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी नहीं होगा, क्योंकि समस्या देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, भारतव्यापी है, तो उसको समाप्त करने के लिए, समाधान करने के लिए आंदोलन भी देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी होना चाहिए और वो स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, वो स्वावलंबी होना चाहिए और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी होता है। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, कामगार, इन्होंने अपनी संपत्ति से बाबा साहब ने जो कहा है 5% हिस्सा देना चाहिए। अगर ये 5% हिस्सा हम जब से नौकरी में लगे तब से खर्च किए होते तो अब ये नई पेंशन योजना लाने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपने समाज के साथ अपना जो नाता है तोड़ दिया है। और एक दूसरी गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, इन्होंने ये नई पेंशन योजना लाई, ये नए नए कानून बनाए, विरोध में कानून बनाए, इतना साहस, इतना हौसला उनका क्यों बढ़ गया? उनको लगता है कि हम कुछ भी करें हम चुन कर आ सकते हैं। कैसे? ईवीएम से। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक साथ मिलकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम की नाजायज औलाद है। कुछ भी करो, किसी चीज को डरते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हम चुनकर आने वाले हैं। तो किसानों के वोट की हमें क्या जरूरत है, कामगारों के वोट की हमें क्या जरूरत है? हमें वोट की जरूरत नहीं, केवल हमें ईवीएम की जरूरत है। तो हमारे लोगों ने जो रूट कॉज है ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन करना चाहिए। इसलिए साथियों कि हम हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। और हमारा मकसद है कि हम 6000 जातियों को इकट्ठा कर जोड़ना चाहते हैं, 6000 जातियों को जगा कर जोड़ना चाहते हैं। नंबर 2, हमारे 6 लाख गांवों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, 6 लाख गांवों को जोड़ना चाहते हैं। और 3, 6 लाख संगठनों को जोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने 6000 जातियां हमारे अंदर निर्माण की और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख संगठनों का निर्माण किया, मतलब ब्राह्मणों से ज्यादा विभाजन किया। तो ये जो 6 लाख संगठन है अपने अपने बलबूते पर लड़ रहे, अपने अपने अकेले लड़ रहे। तो इन सारे संगठनों को इकट्ठा कर ईगो और अहंकार को बाजू में रखकर इनको इकट्ठा करना है। इनको हम आह्वान करते हैं कि अपना झंडा लेके आओ, अपना डांडा लेके आओ, अपना एजेंडा लेके आओ, अपना बैनर लेके आओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके तहत लड़ेंगे। अब तक अकेले लड़े, सत्यानाश हुआ, अब मिलकर लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे। तो यह अपील इसके द्वारा मैं आप सभी को करना चाहूंगा साथियों। आज की जो विचित्र स्थिति है, जिनको संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, जिनको संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, उनके हाथ में संविधान है और हम उनको मांग रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, विजिएट और माइनॉरिटी को प्रावधान है। भारत आज हमारे हाथ में होना चाहिए था, देश हमारे हाथ में होना चाहिए था, हम शासक होने चाहिए थे। और जिनको संविधान में प्रावधान नहीं, वो ब्राह्मण हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़े होने चाहिए थे। उल्टा हो गया। इसको अगर सुलटा करना है, ये परिस्थिति अगर हम बदलना चाहते हो, ये परिस्थिति अगर हमें बदलनी है, तो हमें राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के बैनर तले हमको इकट्ठा आकर काम करना होगा। क्योंकि आज की स्थिति भयानक स्थिति है। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं। लोकतंत्र के 4 ही पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 1885 में कांग्रेस बनी, उसी कांग्रेस ने 51 को जनसंघ बनाया, उसी कांग्रेस ने 77 को जनता पार्टी बनाई और उसी कांग्रेस ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं बनाई, कांग्रेस ने बनाई। इसलिए बीजेपी की मां आरएसएस है, लेकिन आरएसएस की मां कांग्रेस है। इसका मतलब बीजेपी की दादी मां कांग्रेस है। पहले कांग्रेस ने यंग इंडिया निकाला अखबार,
आरएसएस ने युवा भारत निकाला, कांग्रेस ने हिंदू महासभा निकाली, आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद निकाला, कांग्रेस ने वानर सेना निकाली तो आरएसएस ने बजरंग दल निकाला। और हमारा विरोध करने के मुद्दे पर दोनों एक है। सत्ता संघर्ष की बात आती है तो अपने आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन हमारी विरोध करने की बात आती है तो एक होते हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस एक है, इसलिए उन्होंने दो गठबंधन बनाए, एक कांग्रेस गठबंधन, एक बीजेपी गठबंधन, और विकल्प हमारे सामने तीसरा नहीं दिया। इसलिए हमें तीसरा विकल्प खड़ा करना चाहिए। अगर कांग्रेस गठबंधन को हराना है तो बीजेपी गठबंधन को चुनवा कर लाना पड़ता है, और बीजेपी गठबंधन को हराना है तो कांग्रेस गठबंधन को चुनवा कर लाना पड़ता है। इसलिए मेश्राम साहब कहते हैं अपने भाषण में, राजाराम को चुनवाना है तो सीताराम को हराना पड़ता है, सीताराम को जितवाना है तो राजाराम को हराना पड़ता है। ये राजाराम सीताराम, सीताराम राजाराम कहने का जो भजन है उन्होंने हमारे हाथ में दिया। इसलिए हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कर्मचारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर है, अधिकारी है, उन लोगों ने इकट्ठा आकर सोचना चाहिए और अकेले अकेले काम करने के बजाय अलग अलग